माँ जी, चंदू चिड़े की उम्र शादी की हो गई है। अब आप उसकी शादी कर भी दें। आखिर क्या उसे बुढ़ा करोगी? नहीं नहीं कभी बेटी, मैं कई चिड़ियाओं को देख चुकी हूँ, मगर मेरे मनपसंद की चिड़िया मुझे अभी तक नहीं मिली। जितने भी रिश्ते आए सभी बेकारी थे। हाँ हाँ बुढ़िया, जैसे तू तो बहुत अमीर है। कभी देखो क्या कमी है मेरे चंदू में। चांद जैसा मुखड़ा है, नौकरी करता है, घर का क्या है, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। बस मैं तो बहुत अमीर बहू लाऊंगी। ये बुढ़िया तो बहुत लालची है, लगता है मेरी दाल गल जाएगी। अब क्या सोचने लगी तू? माँ जी, मेरी नजर में एक रिश्ता है, बहुत अमीर चिड़िया है और दिखने में बहुत सुंदर। अगर आप कहो तो मैं बात चलाऊं? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, चलाओ बात। लेकिन माँ जी, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? आपको तो भर भर कर दहेज मिलेगा। साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, मैं रिश्ता एक ही शर्त पर कराऊंगी, अगर मुझे सोने के झुमके मिलेंगे। हाँ हाँ ले लेना, पहले रिश्ता तो करा। तो फिर ठीक है, कल तैयार रहना, हम उस चिड़िया के जंगल में जाएंगे। ऐसे बातें करते हुए वो बूढ़ी चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो बिजली कवि की बातों से बहुत खुश थी। इधर बिजली कवि एक गरीब चिड़िया की माँ को फोन करती है। माँ जी, आपका काम बन गया, मेरी नजर में बहुत सुंदर चिड़ा है। आपकी बेटी की शादी समझो पक्की। बिजली, वो ज्यादा अमीर तो नहीं है, उन्हें बता दिया है ना कि हम गरीब पक्षी हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है, उन्हें आपकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल लड़के की माँ को लेकर आपके घर आऊंगी। आप मानो को लेकर बाहर आ जाना, घर दिखाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बिजली बेटी, अगर वो हमारे घर आ जाते तो घर भी देख लेते। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें आपके घर से कोई मतलब नहीं, बस उन्होंने आपकी बेटी को देखना है। ऐसे रात हो जाती है और बिजली कवि अपने घर में सो जाती है। अगले दिन बिजली कवि और चंदू चिड़े की माँ सच धज कर चिड़िया के जंगल में चली जाती हैं। मानो चिड़िया अपनी माँ के साथ नदी के पास आई हुई थी। बिजली, कहाँ है चिड़िया का घर? मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी, हम चिड़िया के घर नहीं बल्कि नदी के पास जा रहे हैं। अमीर लोग बाहर ही देखते हैं। क्या अमीर पक्षी ऐसा करते हैं? मुझे तो नहीं मालूम था। हाय हाय माँ जी, चलिए आप अमीर घर में रिश्ता करने, लेकिन जानकारी तो आपको जरा भी नहीं। फिर वो दोनों नदी पर चली जाती हैं। सामने मानो चिड़िया अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। देख लो माँ जी, कितनी सुंदर है ये चिड़िया, जो पूछना है पूछ लो। लेकिन याद रखना, दहेज का ना पूछना, मैंने सारी बात कर ली है। चिड़िया बेटी, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? जी जी माँ जी, मैं अपने जंगल के स्कूल में सबसे पहले नंबर पर आती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटी, क्या तुझे खाना बनाना आता है? हाँ माँ जी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी को सब कुछ बनाना आता है। मेरी बेटी भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। बस बस बहन जी, मुझे और क्या चाहिए? काफी बेटी, मुझे ये चिड़िया पसंद है। माँ जी, ये लड़के की माँ है। इनका लड़का भी पढ़ा लिखा है और नौकरी करता है। ये रही चंदू चिड़े की तस्वीर। मानो चिड़िया की माँ को चिड़ा बहुत पसंद आता है और वो रिश्ते के लिए मान जाती है। तो ठीक है बहन जी, हम कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। ऐसे दोनों मामा चिड़िया बहुत खुश थी और वो अपने अपने घरों को चली जाती है। बिजली कभी शाम को फिर से चिड़िया के घर जाती है। देखिए माँ जी, वैसे तो चिड़े की माँ बहुत अच्छी है, लेकिन अमीर होने का एक नुकसान है, वो दहेज में कुछ भी नहीं चाहती। उनकी पड़ोसनों को शादी में सोने के झुमके मिले हैं, तो वो बस एक सोने के झुमके चाहती है। कभी बहन, ये बात आपने कल क्यों नहीं बताई? हम तो बहुत गरीब हैं, हम भला कहाँ से सोने के झुमके दे सकते हैं? आप जाकर उन्हें मना कर दें। देखिए माँ जी, चिड़िया तो पागल हो गई है, कितनी मुश्किल से ये अच्छा रिश्ता मिला है। हाँ मानो बेटी, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन माँ, आप ये सोने के झुमके कहाँ से देंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, क्या तू भूल गई? तेरे पापा के दिए सोने के झुमके हैं, वो अब मेरे किसी काम के नहीं। वैसे भी वो झुमके मैं तुझे ही देने वाली थी।
लेकिन माँ, वो तो पापा की आखिरी निशानी है। बेटी तू खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। हाँ मानो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। लाओ वो झुमके मुझे दे दो, मैं लड़के की माँ को दे दूंगी। लेकिन बिजली बहन, हम कल ही शादी में दे देंगे। बिजली कभी ज्यादा पीछे नहीं पड़ती और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा चंदू चिड़े के घर जाती है। माँ जी, मैं मानो चिड़िया के घर से आई हूँ। वो तो बड़ी सजावटें कर रहे हैं, पता है बहुत सारी खरीदारी की है, और खाने में देसी घी के लड्डू बनवा रहे हैं। क्या सच में देसी घी के लड्डू? लगता है बहुत अमीर हैं, मेरी तो मौज हो जाएगी। हाँ, और कल जो वो सोने के झुमके देंगे वो मेरे होंगे। हाँ हाँ काफी, मैं भूली नहीं हूँ, जुबान दी है तुम्हें ही मिलेंगे वो झुमके। ऐसे खुश होते हुए बिजली कभी अपने घर जाती है। अगले दिन वो सभी पक्षियों को लेकर चंदू चिड़े की बारात लेकर जाते हैं। वहाँ चिड़िया की शादी की तैयारियां देखकर बिजली कभी भी दंग रह जाती है। हाय राम, मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन इस बुढ़िया ने तो सच में देसी घी के लड्डू बनाए हैं। पापा, मैं तो आज खूब लड्डू खाऊंगी और घर भी लेकर जाऊंगी। अरे बिजली, क्या सोचों में पड़ गई, तूने तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता करवा दिया। हाँ हाँ माँ जी, बस याद रखना सोने के झुमके। तू पागल तो नहीं हो गई, मुझे सब याद है। फिर मानो चिड़िया और चंदू चिड़े की शादी हो जाती है। चिड़िया की माँ के पास सोने के झुमके थे, वो चंदू चिड़े की माँ को दे देती है। चंदू चिड़ा तो मानो चिड़िया को देखता ही रह जाता है। उसे मानो चिड़िया बहुत पसंद आती है। ये लीजिए समधन जी, ये झुमके मेरी तरफ से है। लेकिन पलक झपकते ही बिजली का भी वो झुमके ले लेती है। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन चंदू चिड़े की माँ तो बहुत परेशान थी। बिजली, ये क्या, बहू तो आ गई, लेकिन बहू के दहेज का सामान कहाँ है? पीछे से चंदू चिड़ा भी आ जाता है। माँ, ये आप बिजली कवि से क्या कह रही हैं? बेटा, ये कुछ पर्सनल बातें हैं, तो जा बहू के पास जाकर बैठ। चंदू, मैं बताती हूँ, जरा अपनी माँ को समझाओ। ये तो दहेज के लिए पागल हुई जा रही है। जरा देखो तो कितनी सुंदर सीधी साधी और भोली भाली चिड़िया मिली है। अब तुम ही बताओ, क्या अब दहेज भी जरूरी है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? घर पे नई नई बहू बैठी है, अगर उसने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। और हाँ, अगर दोबारा आपने दहेज की बातें की तो मैं मानो को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे चंदू चिड़ा अपनी माँ को चेतावनी देता है और बिजली का भी हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। हाय राम, मेरे साथ धोखा हो गया, मैं छोड़ूंगी नहीं इस बिजली कवि को। ऐसे उस लालची बुढ़ी चिड़िया को सबक मिलता है। काली कवि, छोड़ दो, ये आम मैंने पहले देखा था। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मेरी तो कई दिनों से इस आम पर नजर थी, अब ये आम पक गया तो आ गए अपना मुंह उठाकर। लेकिन कवि, मैंने अपनी चोंच से इस आम का रस चखा था, अब ये आम मेरा है। हाय राम, मेरे आम को तुमने अपनी चोंच से खराब कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बिजली कवि और चीकू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो आम टूटता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो दोनों जल्दी से आम के पास जाते हैं, लेकिन आम तो सीधा नीचे चिड़िया के सामने आकर गिरा था, जो अपने पति के साथ अपने बच्चों को लिए दाना ढूंढने आई हुई थी। अरे तोते भैया और कवि बहन, ये सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों? चिड़िया, ये आम मेरा है, मुझे दो। नहीं नहीं, ये आम मेरा है। ठीक है, आप दोनों ऐसे लड़ाई मत करो, मैं इसे बांट देती हूँ। फिर मानो चिड़िया आम को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा तोते को और दूसरा हिस्सा कवि को दे देती है। ये क्या, तोते का हिस्सा बड़ा है और मेरा हिस्सा छोटा? बिजली, दोनों के हिस्से बराबर हैं। अब आप और लड़ाई ना करो, जाओ आप अपने घर चली जाओ। बादल कौवा कब से आपको ढूंढ रहा है। बिजली कवि के मन में तो आग चल रही थी। ये छोटी चिड़िया अब मेरा फैसला करेगी। एक दिन इस चिड़िया को मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। फिर गुस्से में बिजली कवि अपने घर की ओर चली जाती है। क्या हुआ बिजली, आज इतने गुस्से में क्यों हो?
गुस्सा क्यों ना करूं, वो है ना छोटी चिड़िया। आज पूरा आम मेरा होने वाला था, मगर वो चिड़िया ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। पता नहीं वो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। बिजली, अब बस करो, गुस्सा थूक दो। तुम चिंता नहीं करो, देखना हम उससे जरूर बदला लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया हर सुबह अपने बच्चों को लेकर जंगल में दाना लेने जाती थी, जबकि चंदू चिड़ा लकड़हारे पक्षी के पास मजदूरी किया करता था। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी बारिशों के दिन अपने अपने घरों में ही गुजारते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपने लिए पहले ही दाना जमा कर रखा था। लेकिन बिजली कपी और बादल कपी ने अपने घर में दाना जमा नहीं किया था, इसलिए वो कभी किसी पक्षी के घर तो कभी किसी पक्षी के घर चोरियां करते। ऐसे बारिशों के दिन भी गुजर जाते हैं। बारिशों के बाद मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना ढूंढने जाती है। मानो चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से दाना चुग रहे थे। तभी चिड़िया की चोंच किसी सख्त चीज से टकराती है। बच्चों इधर आओ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर वहाँ से जमीन को खोदते हैं। उन्हें जमीन के अंदर से एक संदूक मिलता है। बच्चों, ये तो बहुत पुराना संदूक लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मम्मा, हो सकता है कोई खजाना हो। हाँ मीना बेटी, चलो खोलकर देखते हैं। फिर मानो चिड़िया उस संदूक को खोलती है। संदूक के अंदर तो सोने के सिक्के थे और एक पुराना पंख भी पड़ा हुआ था। बच्चों, इस संदूक में तो खजाना है। मम्मा, क्या हम अमीर हो गए हैं? नहीं बच्चों, ये खजाना हमारा नहीं है, लगता है किसी की अमानत है। हम इस संदूक से कुछ भी नहीं लेंगे और जिसका ये संदूक है हमें उसे लौटाना होगा। वहीं पेड़ के पीछे कौवा और कवि छुपे सब कुछ देख रहे थे। देखा बिजली, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। अब हम जंगल के पक्षियों को बताएंगे कि चिड़िया ने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। अगले दिन पूरे जंगल में कौवे बात को फैला देते हैं। चीकू जी, तुम कोई भी काम नहीं करते। सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कभी झूठ बोल रही होगी। एक नंबर की झूठी है वो काली कभी। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन, छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, आधा खजाना हमें दे दो और आधा तुम रख लो। अपना जाने वो खजाना किसका होगा, किसी सदियों पुराना ही होगा। नहीं कवो, ये खजाना हमारा नहीं है, ये अमानत है। जब तक ये संदूक इसके असल मालिक को ना मिले, मैं इसे पंख नहीं लगाऊंगी। हो हो। चिड़िया, ऐसी ईमानदारी से कभी किसी का पेट भरा है? तुम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कभी अमीर नहीं बनोगी। हाँ बादल, देखना ये चिड़िया अपनी नेकी के चक्कर में सब कुछ खो देगी। अब तो जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास वो खजाना लेने आते हैं। मानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। वो संदूक उठाती है और सीधा महारानी चील के महल में जाती है। महारानी जी, ये खजाना मुझे जमीन से मिला है। मैंने इस खजाने में से कुछ भी नहीं लिया। मैं ये अमानत समझकर आपके पास लेकर आई हूँ, ताकि फैसला हो सके इसका मालिक कौन है। अच्छा, दिखाओ तो इस संदूक में है क्या। मानो चिड़िया जब संदूक खोलती है तो अंदर पंख चमकने लगता है। ये देखकर चील महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पंख तो मेरे पिताजी का है, जो बहुत अरसा पहले बांस के उल्लुओं से मुकाबला करने के लिए इस जंगल से गए थे। ये खजाना शाही खजाना है। मैंने इसे बहुत तलाश किया, लेकिन चिड़िया आज तुम्हारी ईमानदारी से मुझे वापस मिल गया। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज से ये खजाना तुम्हारा हुआ और मुझे मेरे पिता की निशानी मिल गई।
महारानी चील जी, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जंगल में एक नया तालाब बनवाया जाए जहाँ जंगल के सभी पक्षी पानी पी सकें। ये सुनते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने हम सब पक्षियों का भला सोचा और हम सिर्फ अपना ही सोच रहे थे। मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है, ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है, वही यहाँ पर खेती करती है, मैंने उसे कई बार देखा है, मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो, बस तुम तोड़ लो। मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कवि के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं। बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है। मुझे दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है। हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे। हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी, चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी। आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कौवा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद। ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है, जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कौवा वापिस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी। लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी। तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है। बिजली कवि बादल कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि बिजली कवि चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो पेड़ से नीचे गिर गया है। तुम्हारे बच्चों को बहुत चोट आई है, जल्दी से चलो। क्या शे, तुम क्या कह रही हो बिजली? मेरे बच्चों को चोट आई है? बिजली की बात सुनते ही चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही वो पति पत्नी ढेर सारे आलू खेत में से निकाल लेते हैं। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे और घर बिल्कुल ठीक था। अरे बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, कहीं वो कवि ही तो चोर नहीं है, वरना आपसे झूठ बोलकर उनका क्या फायदा? फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भागते हुए खेत पर जाते हैं। तब तक तो वहाँ से काफी सारे आलू गायब हो चुके थे। मीना, तुमने ठीक ही बोला था, वो कवि झूठी निकली। मेरे खेत से कितने सारे आलू चुरा कर ले गए हैं वो कव्वे। अब मैं कभी उनकी बात पर यकीन नहीं करूँगी। ऐसे मानो चिड़िया अब और भी ज्यादा होशियार हो जाती है। अब से वो अपने खेत पर और भी ज्यादा रखवाली करती है। बिजली, अब तुम क्या झूठ बोलोगी? चिड़िया इस बार तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। बादल जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाकर बोलोगे कि चिड़िया के घर को आग लगी है। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है और वो चिड़िया से कहता है,
चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लग गई है, जल्दी चलो, सब जल रहा है। धन्यवाद कव्वे भैया आपका, जो आप मुझे बताने के लिए यहाँ आए। अब आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत काम करने हैं। मैं अपने खेत का सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर बादल कव्वा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी बिजली कव्वी सब सुन रही थी। ये छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे गुस्से में वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और एक जलती हुई मशाल से चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। चीकू तोता जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर लाता है। आग आग, मानो चिड़िया के घर को आग लग गई है। तोते भैया, वो चिड़िया कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, देखो तो उसका घर जल गया। हाँ कवि बहन, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताता हूँ, वो इस समय अपने खेत में ही होगी। हाँ तोते, मैं गया था चिड़िया के पास, उसे अपने घर से ज्यादा अपना खेत प्यारा है। मैंने उसे बताया था आग का, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम ही जाकर बता दो उसे। चीकू तोता उड़ता हुआ खेत में पहुंच जाता है। मानो बहन, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ तुम्हारा घर पूरा जल गया है। लगता है ये तोता भी उन कव्वों के साथ मिला हुआ है। ये भी अब वही बोल रहा है जो कव्वे ने कहा था, पर मैं आज इनकी चाल में नहीं आने वाली। चिड़िया बहन, क्या सोच रही हो? सब जलकर राख हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के पंख भी जल गए हैं। जल्दी करो, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें घर से निकाला है। तोते भैया, क्या सच में मेरे घर को आग लगी है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे चिड़िया बहन, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, अब चलो जल्दी। मानो चिड़िया को तोते की बात पर यकीन आ जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। चिड़िया का पूरा घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन कव्वे वहाँ नहीं थे। वो तो चिड़िया के जाते ही उसके खेत से आलू निकालने में लगे हुए थे। बादल जी, आलू तो हमने ढेर सारे चुरा लिए, लेकिन अब वो छोटी चिड़िया कहाँ रहेगी? बरसात का मौसम भी है, अब तो वो दर दर के ठोकरें खाएगी। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। भला कोई पक्षी हम कव्वों का मुकाबला कर सकता है? वो दोनों कव्वे बहुत खुश होते हैं। वहीं मानो चिड़िया रो रही थी। मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया था, ये आग कैसे लग गई? मम्मा, मैंने खिड़की के बाहर कव्वों को देखा था, तभी थोड़ी देर बाद हमारे घर को आग लग गई। मुझे तो उन कव्वों पर ही शक है। बेटी, अब तो ऊपर वाला ही न्याय करेगा। जिसने मेरे घर को जलाया है, एक दिन उसे भी बुरी सजा मिलेगी। फिर मानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने खेत में चले जाते हैं। मीना और बबलू, अब हम सब मिलकर अपने लिए यही खेत में ही घर बनाएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर मानो चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाती है और बच्चे सूखे तिनके। वो सब मिलकर अपने लिए एक रहने के लायक घर बना लेते हैं। अगली सुबह होते ही जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बच्चों, समय रहते हमने अपना घर बना लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। हाँ मम्मा, हम अपने खेत में रहकर अपने खेत की भी रखवाली कर सकते हैं। बादल जी, मैंने देखा उस छोटी चिड़िया ने तो अपने खेत में ही घर बना लिया है। तो तुम अब क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस वो यहाँ से चली जाए और ये आलू का खेत हमारा हो जाए। तो ठीक है बिजली, आज रात में उनका ये घर तोड़कर उन्हें यहाँ से भगा दूंगा और फिर ये आलू का खेत हमेशा हमेशा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों अभी खेत में पहुँचे ही थे कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है और वो बिजली सीधा बादल कव्वे पर गिरती है। बादल कव्वा तो वहीं मर जाता है। हाय मेरे बादल जी मर गए। मैं तो विधवा हो गई। ना मैं चिड़िया के घर को तोड़ने के लिए भेजती, ना मेरा बादल मरता। बिजली, तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ है। अब रहना बिना अपने बादल के। तुम्हें तो अपने किए की बहुत अच्छी सजा मिली है। ऐसे बिजली का भी रोती रह जाती है और सारी जिंदगी अकेले ही बिताती है।